साथियों, किसी भी कुंडली में कारकत्वों का अध्ययन एक अति महत्वपूर्ण कदम होता है। यदि हमें कारकत्व ही नहीं मालूम तो हम जवाब ढूंढ नहीं पाएंगे। अब जैसे प्रेम विवाह या अरेंज विवाह, अक्सर ऐसे सवाल आते हैं। अब इनको हम कुंडली में कैसे देखेंगे कि इस जातक का प्रेम विवाह होगा या अरेंज विवाह होगा। अक्सर विभिन्न ग्रंथों में कारकत्वों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। इस वजह से कुछ समझ नहीं आता कि कौन से भाव को किस वजह से पकड़ें। अब ज्यादातर लोग प्रेम विवाह के लिए पंचम भाव को जिम्मेदार मानते हैं, यानी पंचम भाव एक्टिवेट हुआ तो उनके हिसाब से प्रेम विवाह हो जाएगा। हमें लिखी लिखाई और सुनी सुनाई बातों के अलावा कुछ प्रैक्टिकल रूप में हमारा ज्ञान भी उसमें लगाना पड़ेगा, तभी हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। अब यहां जैसे बताया गया कि पंचम भाव प्रेम विवाह का कारक होता है, तो अब मुझे ये बताइए कि पंचम भाव से प्रेम विवाह कैसे संभव है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सिंह राशि होती है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अब बताइए, सूर्य के पास जाकर ही उनके ताप से कोई झुलस जाए तो वो प्रेम विवाह कैसे करवा सकता है। पंचम भाव में बहुत तेज होता है, सूर्य का भाव है, जबकि प्रेम विवाह है मन की वजह से, चंद्रमा की वजह से, और चंद्रमा कोमल है, उसकी भावनाएं बहुत मृदुल हैं। इसलिए पंचम भाव से तो प्रेम विवाह होना नामुमकिन है। पंचम भाव को प्रेम का कारक मानते हैं तो वो प्रेम राष्ट्र के प्रति या किसी राजा का अपनी जनता के प्रति प्रेम तो हो सकता है, लेकिन वो विवाह वाला प्रेम नहीं हो सकता। तो हमें किसी बात की सटीकता तक पहुंचने के लिए कुछ अपनी समझ और व्यवहारिक ज्ञान को उपयोग में लाना पड़ेगा। वास्तव में चतुर्थ भाव ही प्रेम का कारक होता है, और इस चतुर्थ भाव से जब सप्तम का संबंध जुड़ जाता है, सप्तम यानी काम, चतुर्थ भाव से जब सप्तम का संबंध जुड़ जाता है तो निश्चय ही 100% प्रेम विवाह होगा। इस बात को अनेकों कुंडली में सत्य पाया गया है। प्रेम विवाह चौथे भाव का सप्तम भाव से संबंध हो जाना इसकी सुनिश्चितता तय करता है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि प्रेम के लिए चतुर्थ भाव ही क्यों, सीधे सप्तम क्यों नहीं। सवाल आपका बहुत उपयुक्त है, जायज है। तो देखिए, चतुर्थ भाव है सुख का, मन का, प्रेम के बीज प्रस्फुटित होने का, और जब प्रेम के यह बीज अंकुरित हो गए और सप्तम से संबंध जुड़ गया तो वह प्रेम विवाह में परिणित हो जाएगा। मान लीजिए चतुर्थ भाव तो है, एक्टिवेटेड है, लेकिन सप्तम भाव उससे संबंध नहीं कर रहा है तो प्रेम विवाह नहीं होगा, फिर यह एक तरफा प्रेम ही रह जाएगा। मतलब चतुर्थ का सप्तम से संबंध होना ही प्रेम विवाह का परिचायक है। अब रही बात अरेंज मैरिज की। अब अरेंज मैरिज का भाव सातवां ही क्यों है, यह सवाल भी आपके मन में उठेगा। दूसरा कोई क्यों नहीं हो सकता, सातवां भाव ही अरेंज मैरिज के लिए क्यों देखा जाता है। सवाल आपका अति महत्वपूर्ण है। सातवां भाव
वास्तव में जीवन साथी का भाव होता है। कालपुरुष में लग्न में मंगल की मेष राशि पड़ती है जो पुरुष राशि है, और सप्तम में तुला राशि पड़ती है शुक्र की जो कि स्त्री राशि है। इसलिए सप्तम भाव को पुरुष की पत्नी का भाव माना गया और स्त्री है तो उसके पति का भाव माना गया। और इन सब से बढ़कर सातवां भाव है काम का, कामाग्नि का। पुराने जमाने में तो सभी विवाह अरेंज ही हुआ करते थे, और आज भी हमारे यहाँ भारत में तो अधिकतम विवाह अरेंज ही होते हैं। आजकल प्रेम विवाह भी होने लग गए, लेकिन फिर भी उनकी संख्या अरेंज विवाह के मुकाबले बहुत कम है। अब विवाह हो ही गया तो विवाह होते ही सप्तम भाव जागृत हो गया। अब सप्तम भाव जागृत हो गया तो सप्तम भाव का तो स्वभाव ही है कि कामाग्नि प्रज्वलित कर ही देगा। तो अरेंज मैरिज के बाद यह सातवां भाव जागृत हो जाता है। सप्तम का संबंध जीवन साथी और कामाग्नि के अलावा लक्ष्मी का भाव भी है। इसीलिए कहा जाता है बहू घर में आ गई तो लक्ष्मी घर में आ गई, यानी सप्तम भाव का संबंध धन से भी है। अब आजकल आप देखते होंगे विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, प्रदेश सुंदरी, नगर सुंदरी, पता नहीं कितनी कितनी सुंदरी प्रतियोगिताएं होती हैं। ये सब भी सातवें भाव का ही फल है। क्यों कि इसमें सारी प्रतियोगिताएं व्यापारिक हितों से जुड़ी हुई हैं, धन इनमें शामिल है, इसलिए यह भी सप्तम भाव से ही देखी जाएंगी। हमारा उद्देश्य आपको किसी का पिछलग्गू बनाना नहीं है, बल्कि आप अपनी दृष्टि को विस्तार दें। आपको स्वयं समझ में आने लग जाएगा कि कौन से भाव से क्या देखना है। किताबों में आप देखें, लेकिन उसको अपनी कसौटी पर पूरा कसें कि यह खरा उतरता है या नहीं उतरता। फिर आपको किसी शास्त्र का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सिर्फ कारकत्वों के बारे में ही नहीं, फलित के विषय में भी यही नियम लागू होगा। आपकी समझ ही सर्वोपरि रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई दो पंडित आपस में उलझ जाते हैं तो वो फिर शास्त्रों का हवाला देने लगते हैं। मानसागरी ये कहती है, उत्तर कालामृत ये कहता है, लघु पाराशरी ये कहती है, फलदीपिका ये कहती है। वो तरह तरह की किताबों के उदाहरण देंगे और किताबों में कुछ नहीं रखा है। आपका स्वयं का अनुभव और आपकी समझ, सारा ज्ञान वही है। किताबों में ही ज्ञान होता तो हर आदमी ज्ञानी हो जाता। किताबें सब पढ़ लेते हैं, लेकिन किताबें जो कुछ कहती हैं उनको हम अपने प्रैक्टिकल तौर पे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, इसी पर सारा दारोमदार है। खाली किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं प्रैक्टिकल करने होंगे, समझना होगा। बात को समझने की दृष्टि, समझ पैदा करनी होगी, तभी कुछ बात बनेगी। अब प्रेम विवाह में भी चतुर्थ भाव के साथ साथ सप्तम भाव इन्वॉल्व होता है, और अरेंज विवाह में तो सप्तम भाव है ही है। तो ये सप्तम भाव बहुत प्रबल है। ये काम का, कामाग्नि का भाव है। इस कामदेव की मार से तो कोई भगवान शिव, आशुतोष ही बच सकता है, बाकी किसी के बस का रोग नहीं है। कालपुरुष की कुंडली में भी सातवें भाव में तुला राशि ही पड़ती है, जो काम की परिचायक राशि है। और मुख्य बात यह है कि सातवें भाव से ही जननांगों का भी विचार किया जाता है, इसलिए सप्तम भाव बहुत प्रबल है। इसकी मार से कोई बच पाए यह मुश्किल है। सप्तम भाव यूं तो पतन का भाव कहा जाता है, क्योंकि लग्न में जन्म होता है, सप्तम में मृत्यु हो जाती है। लग्न का सूर्य उदय होता हुआ सूर्य है और सप्तम का सूर्य अस्त होता हुआ सूर्य है, इसलिए इसे पतन का भाव कहा गया है। यदि हम गौर से देखें और समझें तो ऐसा कोई भाव नहीं है जिसमें यह सातवां भाव यानी
काम नहीं समाया हुआ हो। नख से सिख तक हर भाव में काम समाया है। क्यों? क्योंकि काम से ही सृष्टि आगे बढ़ती है। सप्तम भाव से ही प्रजनन होता है और ये प्रजनन ही इस संसार चक्र को आगे अनवरत बढ़ाए चलती है। सप्तम भाव नष्ट हो गया तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। अब आप देखिए कि कैसे हर भाव में काम सप्तम भाव समाया हुआ है। दूसरे भाव में काम स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता जैसा कि सप्तम भाव में होता है, लेकिन आप जरा सी नज़र को अंदर करके बारीकी से देखेंगे तो आपको यह सुस्पष्ट नजर आएगा कि कोई भी भाव काम से अछूता नहीं है। अब हम लग्न की बात करें तो लग्न में यह काम के प्रति विचार और मंथन के रूप में मौजूद है। दूसरे भाव में मुख, नेत्र, कान, इनके रूप में काम मौजूद ही है। काम में इनकी भूमिका से आप अच्छी तरह परिचित होंगे। इस बात को यहाँ विस्तार देने से मतलब नहीं है, लेकिन काम के संबंध में इनकी भूमिका आप अच्छी तरह समझते हैं। अब तीसरा भाव ले लीजिए। तीसरा भाव है हाथ, हमारी उंगलियां। उंगलियों और हाथों का काम में क्या संबंध है? यह वैसा ही संबंध है जैसे कोई मृदंग बजाता हो या वीणा के तार बजाता हो। आप अच्छी तरह से इस बात को जान रहे हैं कि तीसरे भाव में भी काम समाया हुआ है। मैं कुछ अलग तरह से उदाहरण देके बता रहा हूं, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। अब चतुर्थ भाव वक्षस्थलों का है, छाती का है, और इसकी भूमिका तो अग्नि में घी डालने जैसी ही है। पंचम भाव पेट का है, जठराग्नि का है, और कहते हैं प्रेम का रास्ता पेट के रास्ते ही गुजरता है। यानी सुस्वादु भोजन हो तो जीवन साथी भी प्रिय लगने लगता है। इसमें भी काम का पुट है। छठा भाव ये कटी प्रदेश है। नृत्य में कटी की क्या भूमिका है आप समझ सकते हैं। राजा महाराजा वो भी नृत्यांगनाएं रखते थे। कहते हैं इंद्र के दरबार में भी उर्वशी और रंभा जैसी नृत्यांगनाएं मौजूद हैं। तो छठा भाव भी काम में कितना महत्वपूर्ण है, उसकी क्या भूमिका है आप समझ सकते हैं। अब सप्तम भाव वो तो है ही जननेंद्रियों का प्रजनन स्थल है। तो उसमें सप्तम भाव में तो एक तरह से कहें तो पूर्ण लंपटता है ही। बाकी ज्यादा इसमें कोई सोचने विचारने की बात ही नहीं है। अब अष्टम भाव काल पुरुष की गुदा है। यह भय देता है, और आजकल इसके बारे में भी आप सभी जानते होंगे। यहाँ ज्यादा विस्तार से बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा, पर आप समझ सकते हैं कि अष्टम भाव में भी काम समाया है। अब नवम भाव जंघाओं का होता है, और ये जंघाएं काम में समर्पण का प्रतीक हैं। दसम भाव घुटनों का है। अब आपने फिल्मों में देखा होगा, हीरो घुटनों के बल बैठ के हीरोइन को फूल देता है, प्रेम का निमंत्रण देता है। ये भी काम ही तो है। और 11वां भाव टांगों का है, और ये 11वां भाव इच्छा पूर्ति में सहायक है। और 12वां भाव हमारे तलवों का है। और जो अभी तक 11 भावों की हमने जिक्र की, यानी पूरे शरीर का जिक्र किया, इन सब का भार इन तलवों के ऊपर ही है। इसलिए ये कष्टदायक है। 12वां भाव इसीलिए मोक्ष का कहा गया कि 1 से लेके 11 भावों तक के जितने कर्म हैं वो 12वें भाव को भुगतने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि सप्तम के फल अन्य भावों में भी मौजूद हैं ही, वो दिखाई नहीं देते, उनको ढूंढना पड़ता है। इसे कहते हैं बाल की खाल निकालना।
इसी तरह हर भाव में दूसरे हर भावों के कारकत्व समाये हुए हैं, उनको आपको अलग अलग करना होगा। ये एक उलझा हुआ धागे का गुच्छा समझ लीजिए। इनको आपको अपनी बारीक समझ से, ध्यान से, मंथन से सुलझा के अलग करना होगा, तो आपको स्पष्ट समझ में आने लग जाएगा। एक बात और कि जैसे हर भाव में हर दूसरा भाव समाया हुआ है, इसी तरह हर ग्रह, हर भाव 24 घंटे सतत अपना फल देता रहता है। भले ही किसी की भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, लेकिन हर भाव, हर ग्रह 24 घंटे अपना फल देता रहता है। तो यहाँ हमने आपको बताया कि चतुर्थ भाव को प्रेम विवाह के लिए देखना है, सप्तम भाव को अरेंज मैरिज के लिए देखना है। तो आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि शादी के लिए कौन से भाव को देखना है। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। कल किसी दूसरे विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।